खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो हस्ब वादा हर दिन सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं और कोशिश रहती है कि आपको बाखबर करे कि दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की सियासत है, उससे आपको बाखबर कराने की कोशिश करते हैं। आज 19 जुलाई सन 2022 से हफ्ते का दूसरा दिन है। हस्ब वादा आज भी प्रोग्रामों को 3 पड़ावों पर लेके चलेंगे आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर, जहां पहले जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करेंगे, उसके बाद कुछ मुल्की खबरों से भी आपको बाखबर करेंगे, मकामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उससे भी आपको ज़रूर आगाही दिलाएंगे। तो तीसरे पड़ाव पर आने के साथ साथ ही आप और हम गुफ्तगू भी करेंगे। आखिरी 10 मिनट इस बार आज के दिन वक्त रखे गए जी आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए। कल बहुत कम वक्त मिला था, आज आपसे वादा है कि इंशाल्लाह आखिरी 8 से 10 मिनट जो हैं वो ज़रूर आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अवामी मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से निकल सके और अरबाब इख्तिदार जो हुकूमती इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्हें ये पता लगे कि उनके मंसूबे जो वो तहरीर दे रहे हैं, जिनको लेकर बड़ी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, उनका जब रद्द-ए-अमल के तौर पर आवाम क्या कुछ कह रही है और आवाम किस तरीके के मसाइल का हल चाहती है, उससे जो इस वक्त ब्रिज है उसको गैप करने की छोटी सी कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में और हस्ब वादा इस प्रोग्राम को हम अपनी राब्ता साइटों पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ट्रू पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है वहाँ पर भी आप ज़रूर आएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पर इनबॉक्स में आकर आप ज़रूर अपनी आरा से हमें नवाजिएगा, क्रिटिसाइज़ भी कीजिएगा। तनकीद बराए तामीर के हम कायल है। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आज भी आप अपना जारी रखेंगे और अपना मोहब्बत हम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फ़िलहाल करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और आज 19 जुलाई में क्या कुछ माजी में हुआ है इस पर आपको हर दिन आपको अपडेट करते हैं। आज भी आसिफ रशीद तैयार है दिल्ली स्टूडियो में आपको अपडेट देने के लिए। जी आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ आज भी रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उनकी जानिब और ख़बरों की तरफ जाने से पहले नज़र आज की तारीख पर, आज के दिन पर हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है ये सबसे पहले आपको बताते हैं। आज 19 तारीख है, यानी 7वां महीना, साल 2022, 1269 में आज ही के दिन अलाउद्दीन खिलजी सुल्तनत दिल्ली के अंदर जहां पर तख्त नशीन हुआ। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 19 तारीख आती है, साल था 1269। 1827 में भारतीय जद्दोजहद आज़ादी के पेशरू मंगल पांडे की पैदाइश हुई, आज उन्हें भी याद किया जा रहा है। 1870 में आज ही के दिन फ्रांस ने फारिस के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसे ईरान आप कहते हैं। 1969 में भारतीय सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से मुल्क के 14 बड़े बैंकों को कौमियाने का फैसला आज के दिन लिया गया। तारीख 19 थी, साल था 1969। यह आज का दिन अहम वाक़या जब बैंकों के निज़ाम को बदलने की या तब्दील करने की एक बड़ी कोशिश भारत सरकार की तरफ से आज के दिन की गई थी। 1702 में किंग चार्ल्स 7 ने 7वां राजा था जिसने स्वीडिश फौजियों पर कब्जा किया। 19 तारीख 1702 में 1961 में पहली मरतबा हवाई जहाज़ में फिल्म दिखाई गई, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। यह डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ किया जा रहा था आज़ादी के बाद। और 1961 में पहली ऐसी पेशरफ्त हुई जब जहाज़ में फिल्म दिखाने का काम किया गया। बाद में बसेस और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है उस पर भी हमने देखा कि ये सिलसिला चला, लेकिन सबसे पहली मरतबा आज के दिन हवाई जहाज़ पर फिल्म दिखाई गई थी 1961 में। 2005 में पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया और तशद्दुद पसंद अनासर के ख़िलाफ़ मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ किया। आज 17 बरस इसे मुकम्मल हो गए, लेकिन मुहिम माहिरीन के बकौल या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सहाफ़ियों के बकौल उस कदर कामयाब नहीं हुई जैसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत ने इस महाज पर लड़ाई शुरू की थी। अगर ये होता तो शायद हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होते। POK समेत मुतअद्दिद इलाकों में TTP समेत कई हिस्सों में दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती थी। ये माहिरीन की आरा है। 2005 में इस मुहिम का आगाज़ हुआ था, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। 1985 में इटली के अंदर एक डैम टूटा, 268 अफराद अपनी जान गंवा बैठे और ये सभी के सभी मजदूर थे। इस हादसे को आज पूरे यूरोप के अंदर याद किया जा रहा है, जहां पर अचानक पानी का बहाव तेज़ होने से सतह आब में इजाफा होने के सबब डैम फटा था और 268 लोगों की
जान चली गई थी। हिस्ट्री ऑफ द डे में इतना ही अहम मालूमात थी, लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे बाकायदा। और सबसे पहले आज आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली से एक बड़ा बयान आया है। बात सबसे पहले सयाहत की। प्रोग्राम सलाम जी की। चलिए जनाब, बात ज़रा सयाहत के हवाले से करते हैं, क्योंकि सयाह मैंने पहले ही कह दिया था पिछले दिन जब इस प्रोग्राम में हम थे, तो हमने कहा था कि जनाब ये जो हफ्ता है, यानी कल से जो हफ्ता शुरू हुआ है, इसमें लगातार जम्मू कश्मीर से मुंसलिक लोकसभा के अंदर कई सवाल पूछे गए हैं। और उन्हीं सवालों के अंदर कल एक सवाल पूछा गया था जिसका तहरीरी जवाब मरकज़ी वज़ीर की तरफ से दिया गया। और सवाल पूछा गया था सयाहत के हवाले से, सयाहत शोबे के हवाले से। उसमें डिटेल जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से फराहम की गई है, उसमें यह कहा गया है कि सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सयाहत के ढांचे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर कम व बेश पिछले 3 साल के दौरान 683 करोड़ रुपया सर्फ किया गया है। और साथ साथ पिछले 6 महीनों में जब आप देखेंगे, सन 2022 के जो ये 6 महीने गुजरे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर आकर कुदरती मनाजिर से वो लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। और इसी तहरीरी जवाब के अंदर ये भी कह दिया गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी जिसे हम सनतकारी कहते हैं जी, जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, वो तकरीबन इस शोबे के अंदर 248 करोड़ तक आएगी। ये 3 बड़ी बातें हैं जो मरकज़ की तरफ से कल कही गई। और ये कहा गया कि ये कोर सेक्टर है जी इकोनॉमी का जम्मू कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर, इसलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और पिछले 3 साल के दौरान 683.45 करोड़ रुपया जो है वो सर्व किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 248.86 करोड़ रुपया इस सेक्टर के अंदर आएगी, जिससे मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे मजीद बेहतरी जो है वो इस शोबे को मिल सकती है। अब इंडस्ट्री पॉलिसी का भी जिक्र कल इस तहरीरी सवाल के जवाब में किया गया और कहा गया कि सन 2021 में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने टूरिज़म सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया, इसे तस्लीम किया बहस्ती इंडस्ट्री के। ये सन 2021 में फैसला लिया गया यूनियन टेरिटरी की तरफ से। ये तहरीरी सवाल के जवाब में लिखा गया कि ये जब ये इंडस्ट्री का दर्जा इसे मिला, तो इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के साथ ही कई चीज़ें जो है वो अब आसान हो रही है इस सयाहत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप साल 2020 के फुटफॉल को देखते हैं कि कितने सयाह हमारे पास आए थे, और फिर साल 2022 के 6 महीनों को देखते हैं, तो टूरिस्टों की रवानी जो है, यानी टूरिस्टों का आमद जो है, टूरिस्टों का आना जाना जो है, वो सयाहती मकामात पर लगातार जारी है। इधर सयाहत महकमे की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है। अभी तक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर ऑलरेडी जगहें हैं जिनको क्लिक किया जा रहा है, जिनको ढूंढा जा रहा है, जिनको देखा जा रहा है, वहाँ पर लोग तो जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा 75 ऑफबीट डेस्टिनेशंस बनाई गई हैं जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके के साथ साथ जोड़ी गई हैं। और इसमें रूरल टूरिज्म जो है, यानी जो गांव देहात का हमारा सयाहत का चैप्टर है, उसको जोड़ने की कोशिश की है। तो ये खाका खींचा है जी दिल्ली ने। अब कश्मीर आते आते इस खाके को किस तरीके से हम देखें, सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ इरफान फाजिल ज्वाइन किए हुए हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो माला राय की तरफ से एक सवाल पूछा गया था। कल चूंकि मॉनसून सेशन का पहला दिन था इस इजलास का, और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ये पहला सवाल था, जिस पर टूरिज्म की वजारत की जानिब से भी एक तो जवाब ये दिया गया कि 2020 में इब्तदाई 6 महीनों में जो हमारे पास तादाद थी वो 4,12,000 थी। लेकिन इस बार ये सरकार मानती है कि पहले 6 महीनों के दौरान जिन सयाहों ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों का रुख किया है, वो 1 करोड़ से ये तादाद तजावुज कर गई है। अब तो ये दिल्ली से बयानात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ग्राउंड पर हालात क्या है? ग्राउंड पर भी जब हम देखते हैं ना, तो काफ़ी कुछ बेहतरी आपको दिखती है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगरचे भी प्राइवेट सेक्टर में कोई ज़्यादा बड़ी पेशरफ्त नहीं है। जो होटल्स हमारे पास थे उन्हें दोबारा से रिनोवेट किया गया है। कोई नया 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल अभी बन के उभर कर सामने नहीं आया। प्रपोजल्स काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के सामने है, लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी दिलचस्प है, जो ये कहा जा रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ऑफबीट तर्ज पर जो है तकरीबन 75 के करीब डेस्टिनेशन चुनी गई है। अगर ये डेवलप होकर नक्शे पर आती है, इससे ज़रूर फ़ायदा जो है वो टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा। अब टूरिज्म सेक्टर के साथ कौन है? सिर्फ किश्ती वाला नहीं, सिर्फ हाउस बोट ओनर नहीं, सिर्फ होटल वाला नहीं, सिर्फ रिक्शे वाला नहीं,
सिर्फ ऑटो वाला नहीं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, यानी अगर आप देखेंगे तो 3-4 एक दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त इसके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर बैक एंड पर कौन लोग हैं, जब हैंडीक्राफ्ट को आप देखते हैं, छोटी सी सनत तैयार करता है, कोई भी छोटी सी चीज़ तैयार होती है, स्कार्फ तैयार होता है, कोई और चीज़ तैयार होती है, तो घर में जो लोग उसको बनाते हैं वो भी इस शोबे के साथ जोड़ते हुए देखा जाता है। तो एक बड़ी चेन है। अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पर आए और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो वह सबसे ज़्यादा बढ़ता रहे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा आते हैं जी एक और बड़ी खबर की और अब बात करते हैं अब इंतज़ामिया के उस बड़े ऐलान का कि अमन को कायम करने के लिए हुकूमती सतह पर हमेशा सिविल फोर्सेस यानी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फोरफ्रंट पर रहती है। और यही वजह है कि कल एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जम्मू के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर यह कहा गया कि ड्रोन के जरिए से, पहले तो हम सुन रहे थे कि हथियार आ रहा था, कल खुलासा किया गया कि पैसा भी आ रहा है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से 2-3 बड़ी बातें कही गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चूंकि इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बिलखुसूस जो बयानात दिए गए, हुआ क्या है कि कार्रवाइयां हुई हैं जम्मू ज़िले से लेकर, ये जम्मू सूबे के अंदर सभी कार्रवाइयां हुई हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ से होते हुए सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई है वो राजौरी के अंदर हुई है। और ये कब हुई है? गुज़श्ता दिनों जब तालिब नाम का एक शहरी पहले बताया गया और बाद में कहा गया कि वो मिलिटेंट था, किसी तंजीम से उसका लेना देना था, कोई दहशतगर्दों के साथ मिला था, तो ये सारे बयानात आए थे। उसके एक साथी के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी, गांव वालों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया था। उसके बाद छापे दर्जनों मकामात पर जम्मू से लेकर कश्मीर सूबे तक पड़े। अब जाकर जो चीजें बरामद की गई है, पुलिस ने जो खुलासा किया है कि 2 मॉड्यूल्स नहीं बल्कि 3 ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स थे, जिनका 2 राजौरी से और 1 जम्मू से गिरफ्तारी अमल में लाई गई और भारी मिकदार में इनसे धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। तस्वीरें भी अब जरा दिखाएंगे स्क्रीन पर आपको कि क्या क्या सामान जो है वो पुलिस की तरफ से बरामद किया गया है। और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की तरफ से ये बात भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि काफी कैश भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो इन मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से चलाई जा रही थी। और कुछ ऐसे नाम आए हैं जो सरहद पार भी काम कर रहे थे बैठे हुए। बताया जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे लोग हैं, लेकिन खित्ता चिनाब से होते हुए खित्ता पीर पंचाल और फिर सरहद पार तक का जिक्र पुलिस ने करते हुए ये कहा कि AK-47 राइफल, 5 पिस्तौल, 8 ग्रेनेड, 5 UBGL, इसके साथ साथ बाकी जो असला और गोला बारूद। लेकिन पहली मर्तबा कि ड्रोन की जो सरगर्मियां देखी गई थी, वहां से शक्को शुबात और सवालात जो है वो ज्यादा जन्म लेते हैं कि कैश भी इस बार पुलिस के हाथ लगा है। इसमें जो मॉड्यूल गिरफ्तार करने की बात हुई है उसमें एक शख्स जम्मू से पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई और पुलिस ने यहां तक खुलासा कर दिया कि राजौरी तक जब कार्रवाई हुई तो एक कत्ल केस से लेकर, यानी जो तालिब के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, वहां कत्ल केस से लेकर IEDs, पोटरंका और राजौरी के बाकी इलाकों में ब्लास्ट करना, और फिर जम्मू के अंदर जहां पर आपको याद होगा कि बस अड्डे पर एक IED तकरीबन 5 किलो तक का बरामद हुआ था। उसके बाद से जो कार्रवाई चल रही थी, नगरोटा तक छापेमारी की गई थी, उस केस के सिलसिले में पुलिस ने खुलासा किया कि बड़ी कार्रवाई है, बड़ा मॉड्यूल है और मिलिटेंट के तमाम केसेस अब तक के जो थे जम्मू सूबे के अंदर जो काफी लाइमलाइट हुए थे, सुर्खियों में आए थे, उनको पुलिस ने दावा किया कि उन्हें खत्म कर दिया। इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि ड्रोन की खबरें हम आपको लगातार बताते हैं और कल ADGP जम्मू की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह साफ कर दिया गया कि तकरीबन 20 इंसिडेंट्स ही ऐसे हुए हैं जब ड्रोन ने कुछ ना कुछ गिराया हो। और ये मामला जब तफ्तीश के अंदर लाया गया तो पता लगा कि जनाब हथियार बहुत बार गिरा है और वो हथियार उठाया भी गया है और उसे साउथ कश्मीर लाने की कोशिश भी की गई है, जिसको लेकर ऑपरेशन चलाया गया और 7 ममनुआ लोगों की या मुश्तबह लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। कल इस बात का भी खुलासा पेश किया गया। 25 लाख रुपया ड्रोन के जरिए से भेजा गया, 25 लाख रुपए। ये जब ये लोगों की इंट्रोगेशन हुआ, पूछताछ हुई, तो उसमें ये सारे खुलासे आए हैं कि ड्रोन के जरिए से 25 लाख। पहले हथियार कहां से आता था? सरहद से। लोग सरहद क्रॉस करते थे, अब सरहदों पर चौकसी बढ़ी है तो ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन की खबरें हम अगर लगातार सुनते हैं तो पैसा भी वहां से आ रहा है। हथियार तो आ रहा ही था, मंशियात तो आ रहा ही था, अब पैसा भी आ रहा है। 25 लाख रुपया ड्रॉप किया गया है, जिसमें जनाब 4.5 लाख के करीब रिकवर भी हुआ है। इस तरीके का दावा जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ तालिब खटाना जो
ये भी कहा जा रहा कि जनाब वो बीजेपी के साथ वाबस्ता था, फिर बीजेपी की एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो अलग तफसील है इसमें। उनकी जब इंट्रोगेट किया गया तो उनकी पूछताछ के दौरान कई चीज़ों का खुलासा हुआ कि जम्मू के अंदर जो नेटवर्क का सिलसिला है वो किस तरीके से चलाना जा रहा था और क्या कुछ होने जा रहा था, वो खुलासा किया गया। उसी पर कल पुलिस के आला अफसरों की तरफ से ये कहा गया कि जो अगला प्लान था जी वो टारगेट किलिंग था, और ये टारगेट किलिंग आर्मी की थी, ये टारगेट किलिंग पॉलिटिकल लीडर्स की थी। और जब हमने जी और इसमें तफ्तीश की तो पता लगा कि एक्सक्लूसिव है, जो कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया भी। सुनाइएगा जरा क्या कुछ कल एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के जाविये से इंतहाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके साथ सियासत भी है और अमन कानून की सूरत हाल भी है। इसकी टीम मौजूद है, एसपी ऑपरेशंस मौजूद है। जैसे आपको पता है पिछले 2-3 महीने में जम्मू प्रोविंस की पुलिस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि जो भी टेरर नेटवर्क अवेलेबल है जम्मू प्रोविंस में, या टेरर नेटवर्क जो पनपने की कोशिश कर रहा है, इनको ध्वस्त कर दिया जाए। और इस सिलसिले में सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत मेहनत की। आपको पता है पिछले दिनों 2 टेरर मॉड्यूल्स बस्ट हुए, एक उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ, और एक डोडा में लश्कर का टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ। इसके अलावा सुंजुआ में एक जैश ए मोहम्मद का जो प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान फिदायीन हमले का प्लान था, वो उसको बस्ट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 और मुख्तलिफ टेरर मॉड्यूल्स जिसको बस्ट किया गया है उसके सिलसिले में है। 2 इनमें से रजौरी में बस्ट हुए हैं और एक जम्मू में बस्ट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जम्मू के मॉड्यूल की बात बता दूं। लश्कर ए तैयबा का एक टेरर ऑपरेटिव है जो कि बशीर सीजान नाम से है, वो डोडा का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और उसके साथ एक और लश्कर का कमांडर है जिसका कोड नेम एल्बर्ट है। इन दोनों की तरफ से एक टेरर मॉड्यूल को जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में बनाया गया, जिसका मास्टरमाइंड है फैसल मुनीर। फैसल मुनीर तालाब खटिका का रहने वाला है और ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से इनसे लश्कर वालों के साथ टच में है। इसके बारे में आपको ये बात बता दूं कि ये 2000 में हरि सिंह हाई स्कूल में जो यात्री ठहरे थे उस वक्त वहाँ एक फिराइन अटैक की कोशिश की गई थी। उस पे ये भी गिरफ्तार हुआ था बाकियों के साथ, और ये कन्विक्ट भी हुआ था, और उसके बाद ये बेल पे बाहर आ गया था, और तब से पिछले 2 साल से ये फिर से लश्कर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। चलिए, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात उन्होंने शेयर की। और ये कार्रवाई गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने के दौरान हुई है, और उसके बाद रियासी से जो गांव वालों ने 2 मिलिटेंट पकड़े उसमें कार्रवाई मजीद तेज हुई, छापेमारी एलओसी तक की गई, और बताया जाता है कि नौशहरा और सुंदरबनी तक भी पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें थी उनको रवाना किया गया था। अब जो सामग्री है या जो सामान है वो हाथ लगा है, असला है, और इसके अलावा गोला बारूद जो पुलिस के हाथ लगा है, उसके बाद कई खुलासे बड़े किए गए। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच एक और यात्रा कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाली है जो खित्ता पीर पंजाल तक जाएगी जम्मू से। लेकिन ताज़ा तस्वीरें आपके सामने अमरनाथ यात्रा की, और आज 20वां रोज़ है जब यात्रा चल रही है। सुबह और शाम के औकात में जो आरती पूजा होती है, खुसूसी पूजा पाठ की जाती है, उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। और अब जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि यात्रियों की अच्छी खासी तादाद, और पिछले कुछ दिनों के दौरान ये 19-20 में आप अब तक देखेंगे एक तवील अरसे के बाद यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन 2 लाख का आंकड़ा जो है वो लगभग छू लिया गया है। और इंतजामिया कहती है कि बेहतर इंतजामात का नतीजा ये है कि यात्रियों ने बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जम्मू और फिर वादी कश्मीर का रुख किया है। इन सब के बीच में 2 लाख तक जब ये फिगर्स लगभग पहुंचे हैं तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से 20 दिनों के अंदर तादाद रही है, 4.5-5 लाख तक उम्मीद की जा रही है या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस बार ये तादाद जा सकती है। लेकिन जो ताज़ा तस्वीरें हैं, खुसूसी पूजा पाठ, सारी चीज़ें हो रही हैं कदीम रिवायत के मुताबिक,
मगर गर्मी का भी और बदलती माहौलियाती या जो माहौलियाती तब्दीली है उसका असर भी देखा गया है। जहां पर गुज़श्ता दिनों जो खबरें आई थी कि गुफा के अंदर जहां पर यात्री बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं पवित्र गुफा का, मुकद्दस मकाम का, आहिस्ता आहिस्ता शिवलिंगम जो है वो अब पिघलता जा रहा है। और ताज़ा तस्वीरों से भी ऐसा बज़ाहिर लगता है कि गर्मी का काफ़ी ज़्यादा असर इस खित्ते के अंदर देखा गया है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य समरे पुंडरीक सुबह के पूजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही होगी कि जिस शिवलिंगम का आकार जो बर्फ़ का बना हुआ था, हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे थे, 8-9 दिनों से देख रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। और आज की जो तस्वीरें हैं वो ये साफ दिखा रही हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी जो है वो हुई है। यानी कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया के अंदर माहौलियाती असर है उसका असर आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर के अंदर भी और वादिया कश्मीर के अंदर जिस तरीके का मौसम का मिजाज है वो आपको गुफा के अंदर भी जो है वो दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धा जो है, उसके बावजूद भी अकीदत जो है इस मकाम की वो लगातार बढ़ रही है और हज़ारों की तादाद में यात्री जो हैं वो अभी भी जम्मू का रुख किए हुए, पूरे मुल्क से लोगों ने सफ़र करना शुरू किया है। और आज भी यात्रा भवन जम्मू जो है वहाँ से एक और काफिले को रवाना कर दिया गया इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच, और बालतर और पहलगाम दोनों रूटों से यात्रा इस वक्त जारी है। कुल मिलाकर 17 आप देखेंगे तो अब तक जो काफिले रवाना हुए जम्मू में 2 लाख तक तादाद पहुंची, और आज जो पिछले 24 घंटों के दौरान भी 15,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। इतनी ही लगभग तादाद दोनों रास्तों से आप देखेंगे, और मौसम भी खुशगवार है। फिलहाल यात्रा चल रही है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से भी अपडेट है कि मुगल शाहराह के साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पर भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से सुबह सुबह इतला इस हवाले से दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब अवामी नुमाइंदों की भी करते हैं और रामबन आपको लिए चलते हैं। गुज़श्ता रोज से ही आपको एक खबर गुलिस्तान न्यूज पे हमने सबसे पहले बताई थी, जहां अवामी नुमाइंदों में काफी ज्यादा नाराजगी है, और ये नाराजगी यहां तक बढ़ गई है कि अब इस्तीफे देने पर कई लोग मजबूर हुए, आगे आए, और 1 दर्जन से ज्यादा लोग, जिनमें बीडीसी, पंचेज, सरपंचेज, बल्कि बीडीसी चेयरमैन तक, नाराजगी सरकारी महकमों से है, एक कंपनी से है, और नाराजगी इसलिए कि इलाके के अंदर उन्होंने कामकाज कराने थे। सरकार तो ये कहती है कि वो उनके पास काफ़ी इख्तियारात हैं, लेकिन ये जो एक पर्चा बाकायदा इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी तफसीलात इसमें कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के सामने रखी हैं, ज़िला इंतज़ामिया के हवाले की हैं, उसमें बहुत सारी शिकायत हैं। नाराज़गी तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ तक कह दिया गया है कि इस वक्त वो ऐसे हैं जैसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामिया पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, और बाकी तो दूर, एक आधी सड़क की मुरम्मत के लिए भी अगर वो कोई अपनी अर्जी लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है तो उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो। और ऐसा बिहेवियर जो शायद अवामी नुमाइंदों के साथ उम्मीद नहीं किया जा सकता, जो इल्जाम लगाए गए हैं। एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, 6 सरपंच, 5 नायब सरपंच, 11 पंचों ने कल जॉइंटली अपना रेजिग्नेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रामबन को सौंप दिया है, जो डीडीसी रामबन भी है। और बीडीसी चेयरमैन खरी का ये मानना है कि जनाब जो 20 PRIs की तरफ से एक साथ एहतजाजन इस्तीफ़ा सौंपा गया है, दरअसल मामला तमीर और तरक्की का है, जिस तमीर और तरक्की को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल पर कुछ भी चीज़ बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। उसके साथ साथ इरकॉन जो एक निजी कंपनी इस पूरे इलाके के अंदर काम कर रही है, उसमें जो सेट क्राइटेरिया है कि मकामी आबादी को नौकरी के मौके फराहम होने चाहिए थे, वो भी नहीं हो रहे हैं, और लगातार जब इस पर इसरार किया जा रहा है तो कहीं पर सुनवाई नहीं है। यही वजह कि जनाब हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जब ये मामला DC रामबन मसरत आलम के पास पहुंचा तो उन्होंने ज़रूर अपने तरीके से यकीन दहानी कराने की कोशिश इनसे ज़रूर की है कि आप इस इस्तीफ़े को वापस लें, लेकिन इस बात को भी एंडोर्स किया कि जेन्युइन डिमांड्स हैं और इन्हें एड्रेस करने के लिए हुकूमती सतह पर जो है वो और ज़्यादा संजीदगी के साथ काम किया जाएगा। सीधे चलेंगे जी, नदीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे भी हैं, उसके साथ साथ सजाद हुसैन साहब जो BDC चेयरपर्सन है वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। पहले सजाद साहब आपके पास चलता हूं जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। उसके बाद नदीम आपके पास भी आता हूं। सजाद जी, ये जो इस्तीफों वाली बातें आ रही हैं, क्या ये आखिरी अटेम्प्ट है या सिर्फ ये बताने के लिए कि जनाब बड़ी कोशिशें की थी लेकिन कोशिशें रंग नहीं लाती हैं, तो फिर इन चेयरों पर और इन ओहदों पर रहना कोई मायने नहीं रखता है? क्या वाकईतन इंतज़ामिया मफलूज ज़दा है, फालिज ज़दा है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और नाजरीन का भी शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं कि हमें मौका दिया अपनी बात रखने का।
जहां तक ये जो कल हमने रेजिग्नेशन सबमिट किया, इसका जो सवाल है, हमारे वहां पे जो है रेलवे पिछले 15 सालों से काम कर रही है, तो उनके उस इलाके के अंदर जो है कम से कम 5 से 6 टनल्स बनी हुई है जो रेलवेज ने वहां पे बनाई है, चाहे उनका ऑडिट है या टनल जो मेन टनल है, और एक स्टेशन यार्ड भी बना हुआ है वहां पे कड़ी अड़पिंचला के नाम से जी। तो ये नेशनल हाईवे से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है। और ये 5 किलोमीटर पहले जो रोड के हैं, खड़ी मोहमंगित वाली जो सड़क है, ये 5-6 किलोमीटर जो है ये रेलवे को जो है दी गई है मेंटेनेंस के लिए। पिछले 15 सालों से उन्होंने इसके मेंटेनेंस पे कोई काम नहीं किया। तो जब से हमने जो है बीडीसी का ओहदा संभाला, उसके बाद हमने कई बार जो है इरकान को बताया कि इस रोड को मेंटेन कर लीजिए, ये बुरी खस्ता हालत में जो है इस वक्त हो चुका है। और साथ ही साथ हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें सपोर्ट ली। तो ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो है उस वक्त सपोर्ट ना मिली या यकीन दहानी ना मिली। हर बार जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स निकाले, उन्होंने लेटर्स निकाले, ऑर्डर्स निकाले कि इसको मेंटेन किया जाए, लेकिन इरकान टस से मस्त नहीं हुई। तो ये यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर से ज्यादा ये यहाँ के जो इरकान है ये उनका फेलियर है कि वो वहाँ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। और 7 किलोमीटर में उनके 5 टनल बने हुए हैं, उनके कहीं जो है मकिंग यार्ड है, वहाँ पे उनके क्रेशर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके जो वहाँ पे स्टेशन यार्ड बन रहा है रेलवे का। तो इसमें हजारों डंपर जो है वो दिन पे इस रोड पे चल रहे हैं। अब ये रोड इतनी खस्ता हालत का शिकार हो चुका है कि इसका एक इलाका हिरनिहाल की जगह पे मुकम्मल तौर पे 100 मीटर का वो इलाका जो है रोजाना 1 मीटर नीचे चले जाता है। तो ये वहां पे जो है एक टैक्टिक का इस्तेमाल करके उसमें जो है मक डालते हैं और गाड़ियों को क्रॉस कराते हैं। तो परसों चूंकि एक हादसा पेश आया था, तो शुक्र है अल्लाह का कि वो हादसा होते होते बच गया, वहां पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक ट्रक जो है वो लुढ़क गई थी। तो हमने कल भी डीसी साहब के सामने जो है अपना एक ज्वाइंट रेजिग्नेशन पेश किया, जिसमें हमें कहीं सरपंच, नायब सरपंच और पंच भी हजरात भी शामिल थे कि अगर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी जो है इरकान ना माने तो फिर किसकी बात माने जी। तो और हमारे पास जो है इस इंस्टीट्यूशन को, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है और हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही अपनी जो है वो आवाज पहुंचाएं। तो लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात जो है आगे नहीं सुनी जाए तो हम फिर किसके पास जाएं? तो फिर ऐसे में हमारा जो मीडिएटर का काम है लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रह के कि हम लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाए कि उस मसले का हल निकले और एडमिनिस्ट्रेशन उस मसले का हल निकाले। जब हमारी उस बात का जो है आगे कहीं पे जो है कोई लाहे अमल नहीं निकल रहा है, कोई जो है हल नहीं पेश आ रहा है। अच्छा जी, तो सजाद हुसैन साहब ये बताइएगा, ये आपकी पहली निशस्त थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या पहले भी कोई निशस्त हुई थी? नहीं, हमने ये अक्टूबर महीने 2020 से जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है इस रोड को टाई अप किया है। और मेरे हिसाब से कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कम 4 से 5 जो है रिमाइंडर इरकान को दिए गए हैं कि आप इसको मेंटेन करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस रोड के मेंटेनेंस के लिए जो है चिट्ठी निकाली थी। तो एसडीएम साहब जो हमारे वहां पे हैं बनिहाल में, उन्होंने कई बार जो है, उन्होंने कल भी उनको लिखा कि आप जो है इसके जीरो जो है आपका जो काम है वो जीरो है, आप नहीं कर रहे हो इसको मेंटेन। टेंडर निकालने के बावजूद खांडे कंस्ट्रक्शन नामी एक कंपनी है जो इतनी लापरवाही से काम कर रही है कि हमें जो है सर्दियों में 2 महीने मांगे गए थे तो हमने 6 महीने दे दिए। हम इस वक्त भी उनको कहते हैं कि अगर आप कोई परमानेंट सोल्यूशन पे आते हैं, हम पूरे इलाके को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 15 दिन के लिए हमें गाड़ी ना चलाए, लेकिन हमें मेंटेन करके दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सजाद साहब अपनी बात रखने के लिए कि जनाब एक छोटा सा मामला है जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन खत किताबत भी कर रही है, लेकिन एक निजी कंपनी है जिसको ये काम सौंपा गया है।
अभी तक वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। मेरे साथ हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल भी ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जब मैं ओवरऑल देखता हूँ आपके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये एक कहानी नहीं है जहाँ से इस तरीके की खबर आई हो। इससे पहले भी कई बार हमने इस्तीफों की बातें सुनी है, और ये जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का आपका वाला पैच है, रामबन से बानिहाल वाला पैच है, हमेशा सुर्खियों में ही है। अब तो नेशनल हाईवे सुर्खियों में ही है, लेकिन आसपास के इलाके भी अब जब तंग आमद व जंग आमद पर आए हों, तो क्या मैं ये समझूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर वो कंपनियां हैं जो ग्राउंड पर काम कर रही है और इंतजामिया उनके सामने बेबस? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये जो इलाका है ये खड़ी का इलाका है, जहां पर हम कहें कि रेलवेज का काम चल रहा है, रेलवे टनलिंग का काम चल रहा है। खड़ी के इलाके से जब हमने देखा कि कल लोग यहाँ पहुंचे, जिसमें बीडीसी, सरपंच, नायब सरपंच और पंच शामिल थे, और अपना जॉइंटली जो रेजिग्नेशन है डेप्यूटी कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रामबन को सौंपा कि जनाब हम काम नहीं करेंगे, हमसे काम नहीं हो रहा है। जिस तरह के वादे किए गए थे इलेक्शन के दौरान, इंतखाबात के दौरान, कि आप इलेक्शन लड़िए, आपको पावर्स दिए जाएंगे, लेकिन पावर्स किस तरह के पिछले 3 साल से हम इस चीज को देख रहे हैं। और उन लोगों से जब हम बात करें तो उनका यह कहना था कि हमें तो 2 दिन का टाइम दिया गया है कि सिर्फ आप 2 दिन वेट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन लोगों का यह भी कहना था कि 3 साल से हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी जो भी दाद फरियाद है वो लेकर कि जनाब इस चीज को आप देखें, हमारी रोड को जो है जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हल नहीं निकला। हालांकि टेंडरिंग हुई, यहां से लेटर्स निकले, सर्कुलर्स निकलते, लेकिन जनाब उस पर अमल होता नहीं है। लेकिन लोगों का यह भी कहना था कि रोड तो एक तरफ है, रोड हमारे लिए एक बड़ा इश्यू है, खासकर तहसील खड़ी के लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उनका यह कहना था कि पानी बिजली के हवाले से अगर हम बात करें, हम पहुंचते तो हर ऑफिस है, चाहे हमारा वो तहसील लेवल का ऑफिस हो या फिर डिविजनल लेवल का ऑफिस हो, हर ऑफिसर के दरवाजे पर हमने दस्तक दिया है, अपनी फरियाद लेकर वहां पहुंचे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ है, ना उन पर सुनवाई हुई, जिसको लेकर आज हम इस्तीफा पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं, आज से पहले भी हमने देखा कि यहाँ पे जॉइंटली जो है रेजिग्नेशन दिया गया पंच सरपंच की तरफ से, चाहे वो ब्लॉक उखड़ाल के हो, ब्लॉक बानिहाल के हो, उनका भी यही कहना था कि हमारी बात को कहीं सुना नहीं जाता है, यानी एक स्टैचू लाइक हमें बना दिया गया है कि जनाब आप पंचिस है, आप सरपंच है, आप बीडीसी है, लेकिन उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही। लेकिन नदीम, खबर है कि ये जो रेजिग्नेशन है ये फॉरवर्ड कर दिए गए हैं एडीसी को, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए आज दिन में इस पर कोई इंतजामिया की जानिब से भी कार्रवाई हो सकती है, या फिलहाल कोई मनवाने की कोशिश, कोई आपसी बात होगी, कोई इस तरीके से कि कंपनी और ये जो अवामी नुमाइंदे इनके दरमियान जो तातुल है उसको खत्म किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जहां तक इस रेजिग्नेशन के हवाले से हम बात करें तो कल की डेट में ही जब हम बात कर रहे थे उसमें उनका यह कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मार्क कर दिया है एडीसी रामबन के लिए, और जो जिन लोगों ने रिजाइन पेश किया उनका यह कहना था कि हम किसी बात पे मानने वाले नहीं है, बल्कि हम इस इंतजार में है कि रिटर्न हमें कब इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी वो लोग इस इंतजार में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब 3 साल से, या बीडीसी की बात करें तो पिछले 2.5 साल से वो फील्ड में है, लोगों से बात बहुत कर रहे शुक्रिया जी हैं। नदीम इकबाल ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली ये सही बात है, जब आप इलाके के अंदर होते हैं, ये जी बीडीसी साहब है, फिर वो काम के लिए जाते हैं, लोगों का काम नहीं होता है, ये सरपंच साहब है, जनाब ये काम करवाना नहीं होता है, तो तंग मामला होता है, और यही मामला है जो यहाँ पर भी देखने को मिला। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बादरा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की भी आपको बताते हैं जल्दी से, और फटाफट से आपको ये बताते चले कि एक और जज साहब की तकर्री हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रपोजल मूव किया है, अप्रूव किया, जिसके तहत राजेश सिकरी साहब जो जुडिशियल ऑफिसर है, इस वक्त उन्हें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के लिए जज के तौर पर नामजद करने की बात सामने रखी गई है। प्रपोजल अप्रूव करना 14 जुलाई सन 2022 को हुआ है, जिसके तहत राजेश सिकरी साहब जो प्रेजेंटली इस वक्त जुडिशियल मेंबर है जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल जम्मू के अंदर, उनकी तैनाती और तकर्री के हवाले से राहें हमवार हो रही है। 2014 में सिलेक्शन ग्रेड की हैसियत से वो आए, और 2013 में वो पहले सुपर स्केल के अंदर आए थे। जीएमसी सीजीएम रजौरी और करगिल भी रह चुके हैं। स्पेशल जज टाड़ा, पोटा कोट, श्रीनगर भी अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अनंतनाग, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू, प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज रियासी, रामबन, बारामूला अपनी खिदमात दे चुके हैं, और स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई केसेस जम्मू में भी अपनी खिदमात उनने दे दी हैं। और ये सारी खिदमात देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से अप्रूवल गया है जी राजेश सिकरी साहब के लिए। इनका ताल्लुक जम्मू से है, और अब सबकी नजरें हैं सदर हिंद के दफ्तर पर, जहां से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी किया जाएगा और समरी जारी की जाएगी, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर जज की हैसियत से अपना काम
जारी रखेंगे। अब जब दिल्ली की बात चली है तो आपको जरा दिल्ली की एक और बात से बाखबर करते हैं। मामला सदर के इंतखाबात के हवाले से है, क्योंकि कल का दिन दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहा। न सिर्फ दिल्ली के अंदर, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी सरगर्म रहा। 15वें सदर के लिए इंतखाब के हवाले से तकरीबन 99% वोटिंग कल मुकम्मल हुई है, यानी पूरे मुल्क के अंदर सदर के इंतखाब के लिए 99% वोटिंग हुई है। 10 रियासतें, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर 100% वोट पड़ा है। और पोलिंग कल 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुई और 31 मकामात ऐसे थे जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने अपने अपने वोटों का इस्तेमाल जो है वो किया है। इलेक्शन मुकम्मल हुआ है और इलेक्शन अथॉरिटीज़ की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कमो बेश 99% वोटिंग हुई है। 10 रियासतें और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर 100% वोटिंग हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के सदर, फिर साबिक वज़ीर आज़म और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से कल एक के बाद आकर वोट का इस्तेमाल किया गया। इधर खबरें ये हैं कि पार्टी विप को कई इलाकों के अंदर तोड़ा गया है, नज़रअंदाज किया गया है और कांग्रेस के लिए एक वो बड़ा चैलेंज जो है वो उभरते आने वाले दिनों में जो है वो आ सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रात देर के ये साफ कर दिया गया कि 4796 इलेक्टोरल्स हैं, यानी जिन्होंने वोट डालना था उन्होंने कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना इंतखाबी अमल जो है वो दिखाया है। 10 रियासतें बशमूल पौंडीचेरी, वहाँ पर 100% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 771 मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने कल वोट किया, 5 वैकेंट थे इनको छोड़कर, और कुल मिलाकर 100% वोटिंग एमएलएज की तरफ से की गई है। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के अंदर ये वो रियासतें हैं जहाँ पर 100% वोटिंग हुई है। बाकी जगहों पर एक आधा वोट जो रह गया है, लेकिन कुल मिलाकर वोटिंग मुकम्मल हुई है। और अब जब आप तज्जिए के तौर पर देखते हैं तो एनडीए की कैंडिडेट अभी तक अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि कल खुलेआम कुछ मेंबरान कानून साजिया की तरफ से इस बात को मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बात सामने रखी गई कि उन्होंने पार्टी व्हिप को नज़रअंदाज करते हुए एनडीए की मुर्मू साहिबा के हक में वोट किया है। 2 कैंडिडेट इंतहाई अहम है। कल उनका इंतखाब मुकम्मल हुआ है और अब सबकी नज़रें नायब सदर पर होंगे, जहां पर एनडीए के उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी पहले ही दाखिल कर दिए हैं और जॉइंट अपोजिशन की तरफ से जो मार्गरेट एल्वा साहिबा है वो आज अपना कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रही हैं और सबकी नज़रें अब नायब सदर के इंतखाब के लिए भी लगी हुई है। इस बीच आज भी ऑल पार्टीज मीटिंग को तलब किया गया है, क्योंकि कल जिस तरीके का हंगामा पहले दिन लोकसभा के अंदर देखने को मिला है वो हंगामा आगे ना हो और बिजनेस रूटीन में चले, इस सिलसिले में स्पीकर की सरबराही में एक और इजलास आज होने जा रहा है। इधर आज के इजलास की जब हम बात करते हो तो तकरीबन 13 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने वक्फे सवालात को ख़त्म करके कुछ अहम मुद्दों पर गुफ्तगू करने के लिए नोटिस स्पीकर के दफ्तर में थमा दिया है। इसी तरीके से राज्यसभा के अंदर भी कुछ मेंबरों की तरफ से जो है वो एडजॉर्न मोशन दाखिल कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और अग्निपथ पर जो है वो बातचीत होनी चाहिए। तो देखना होगा कि आज दूसरा दिन लोकसभा का है और इस दूसरे दिन में जहां तहरीरी सवालों का जवाब तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ मैदान मारने की कोशिश करेगा, सबकी नजरें उस पर रहेंगी और हम भी आपको पूरा अपडेट पल पल का करते रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ पर। जी आस चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ अहम फैसलों की करते हैं और इनमें से एक फैसला जो तलबा के लिए लिया गया है और ये उन तलबा के लिए है जो कबाइली हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी खासी तादाद है और बेहतर इन्हें तालीमी जो मयार है वो फ़रोग देने के साथ साथ इनको दिया जा सके, इसके लिए कोशिशें गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान तेज़ हुई हैं और अब जाकर जम्मू कश्मीर में जो कबाइली तलबा है उनके लिए वज़ाइफ को बढ़ाकर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 125% कर दिया गया है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 300 से ज़ायद नए कोर्सेज भी शुरू करने की तैयारी कर दी गई है। पहले इन प्रोग्रामों की तादाद 50 तक हुआ करती थी, जो अब 300 तक बढ़ा दी गई है। बताया जाता है कि कबाइली अमूर के महकमे ने सरकारी और तस्लीम शुदा निजी इदारों बशमूल यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों के अंदर आला तालीम हासिल करने वाले कबाइली तलबा के लिए वज़ाइफ में इजाफे का ऐलान किया है। ये इतला दी गई है। महकमे की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 2011-12 के बाद स्कॉलरशिप की रकम जो है उस पर नज़रसानी की गई और पहली बार ये हुआ कि हर सेक्शन में 100 से 125% तक इजाफे की इतला उसके बाद महकमे ने दी जब इकदाम किया गया। कबाइली तलबा के लिए मयारी तालीम को यकीनी बनाना सरकार की जिम्मेदारी भी है और उन्हीं जिम्मेदारियों में से
इसको निभाने की बात करते हुए एक बड़ी तब्दीली के तौर पर सरकार इसे देख रही है, जो 125% तक अब बढ़ाई गई है। ग्रुप ए कोर्सेज में 2011-12 से स्कॉलरशिप की रकम जो है वो मौजूदा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 72,000 रुपए सालाना कर दी गई है। यानी पहले जो 30,000 रुपए 2011-12 तक मिलते थे उसको बढ़ाकर 72,000 किया गया है एक साल के अंदर। 12,000 रुपए की अलाउंस भी इसमें शामिल है। इसी तरीके से ग्रुप बी में कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप की जो पहले 20,000 रुपए सालाना मिला करते थे वो अब 53,200 रुपए सालाना कर दिए गए हैं। इसी तरीके से 8,200 रुपए बतौर अलाउंस इसमें शामिल होंगे, जो 52,200 रुपए ग्रुप बी वालों के लिए होंगे। स्कॉलरशिप की रकम ग्रुप से कोर्सेज में 18,000 रुपए से बढ़ाकर 41,700 रुपए और ग्रुप डी में 12,700 रुपए से बढ़ाकर 28,700 रुपए कर दी गई है। और कबायली अमूर के महकमे की जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल, उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि मयारी तालीम बच्चों को दी जा सके। और जो ये तबका है काफ़ी पिछड़ा भी रहा, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो शायद उनके पास आज के वक्त में निज़ाम में तब्दीली लाने के बावजूद भी उन्हें तालीम उस एतबार से नहीं दी जा सकी जैसे उन्हें दी जानी चाहिए थी। मॉडर्न एजुकेशन वो नहीं हो सकी। इसके लिए अब रकूमात में भी या जो वज़ाइफ हैं उनको इजाफा करने की बात कही गई। और पहली बार जो कुल लागत इनको आती थी, सालाना अखराजात जो इनके होते थे उसको बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा बोझ कम करने की कोशिश हुई और वज़ाइफ पर जो नजरसानी 10 साल से ज़ेर इल्तिवा थी उस पर बाकायदा फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से ट्यूशन और जो दीगर अखराजात है, क्योंकि ये भी बड़ा अहम मामला है, मनसूबाबंदी में जहां 300 से ज़्यादा कोर्सेज शामिल किए गए हैं, वहीं ट्यूशन अगर इनमें से बच्चे पढ़ें और दीगर उनके अखराजात हैं, स्कॉलरशिप की रकम में यहाँ पर भी इजाफा करने की बात कही गई है। 11वीं जमात से हायर एजुकेशन तक आला तालीम में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तक शामिल कर लिए गए हैं और तलबा का 300 से ज़्यादा जो नए कोर्सेज हैं, पहले ये तादाद सिर्फ 50 तक महदूद थी जब साबिक़ा रियासत थी और यूटी में भी तब्दील होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस सिस्टम के मुताबिक काम चलता रहा। लेकिन एक तो जो कोर्सेज अब नए हैं इनमें मजीद 250 के आसपास जो मुतारिफ कराने की बात हुई है और तकरीबन ये 50 से 300 तक कर दी गई है। जबकि जो सालाना स्कॉलरशिप हुआ करता था ग्रुप ए वालों को वो 30,000 हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 72,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें 12,000 रुपए का जो अलाउंस है वो भी शामिल किया गया है। जबकि ये भी कहा गया है 50 करोड़ रुपए बजट जो है वो स्कॉलरशिप के साथ जोड़कर बढ़ाया गया है। और कबायली अमूर महकमे की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि इसी में बुनियादी ढांचा, जो सीजनल स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स कहीं पर हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, दूर दराज इलाकों को कवर करना है जो गुज़श्ता कई बरसों में या माजी में नहीं हो सका, उसको भी कबायली बच्चों के लिए या तलबा के लिए कवर किया जाएगा 50 करोड़ के इस बजट के अंदर। चलिए जी, कबायली अमूर के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर कि 125% स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी कर दी गई है। और शाहिद चौधरी जो इसके सरबराह हैं महकमे के, लगातार कबायली अमूर पर नज़र भी रख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब आते हैं जी एक और अहम इतला की ओर, और ये इतला उन बच्चों के लिए है जो जम्मू और श्रीनगर के अंदर सरापा एहतजाज है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट असिस्टेंट्स की फरिश्तों को लेकर जो हंगामा सड़कों पर हम जम्मू और श्रीनगर के अंदर देख रहे हैं, इसको लेकर कल महकमा इत्तलात जम्मू कश्मीर की तरफ से जो ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर सरकार का, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और ये ट्वीट शायद एक राहत थोड़ी सी होगी उन बच्चों के लिए जो तपती धूप के अंदर और शदीद मुश्किलों के बावजूद भी एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं, क्योंकि कल 5 दिन हो गए थे और 5 दिन मुसलसल एहतजाज के बाद सरकार ने 4 लाइनों का ट्वीट FAA के लिए जो है वो जारी कर दिया है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स जो लोग लगातार एहतजाज पर है उनके लिए कल 5वें रोज़ के अख्तिताम पर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से ट्वीट जारी करते हुए ये इतला दी गई है कि सिलेक्शन लिस्ट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है वो ज़ेर निगरानी है, यानी अभी इंक्वायरी चल रही है उस पर। और इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रहे हैं जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, जिन्होंने इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स भर्ती वाले मामले पर भी अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी थी। उसके साथ साथ इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर कुछ और लोग भी हैं जो हर पहलू को देख रहे हैं। एक्शन ज़रूर लिया जाएगा जी, और ये इंक्वायरी इसलिए ली गई क्योंकि लगातार कुछ शिकायतें, कुछ बातें सामने आ रही थी जिसको लेकर ये इंक्वायरी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस इंक्वायरी में कुछ भी गलत पाया गया
तो सरकार अप्रोप्रिएट फैसला और डिसीजन लेगी, और अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो कैरी फॉरवर्ड के तौर पर सरकार की तरफ से कहा जाएगा। यानी जो पिछले कई दिनों से ये था कि क्या वाकईतन इंक्वायरी चल रही है नहीं चल रही है, तो सरकारी तर्जुमान की तरफ से वजाहत कर दी गई है कि जनाब इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली जो कमेटी पहले बनाई गई थी उसी को ये काम सौंपा गया है, उसी को जूनियर इंजीनियर्स जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो लगाने हैं उनका काम भी सौंपा गया था। तो ये जल जीवन मिशन के अंदर जिन्हें लगाना था, तो ये मामला कल सरकार की तरफ से किया गया है। तो 5वें रोज के इख्तिताम पर कल, लेकिन आज का दिन क्या कुछ कह रहा है जी? आज के दिन के हवाले से जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के जो लोग लगातार एहतजाज क्यों करेंगे, ये चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज में थी। हम ये जानना चाहते थे कि क्या इंक्वायरी कंक्लूड हुई है नहीं हुई है, कितना दिन लगेगा, और क्यों इस तरीके की इंक्वायरियां करके लोगों के मुस्तकबिल को तारीख बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये पता है कि 2 लोग या 3 लोग मुलविस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, न कि एन मास सबको सजा दी जाए। यानी 2 लोगों की गलती की सजा सब लोगों का ना दे, ये फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स के उन लोगों की तरफ से बात सामने रखी जा रही है जो सरापा एहतजाज है। आज भी जम्मू और श्रीनगर के अंदर एहतजाजी दर्दों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस तरीके की बात जो वो थोड़ी देर पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जम्मू और श्रीनगर से तलबा ने हमारे साथ बात करते हुए वजाहत कर दी है। चलिए जनाब, अब जरा बात तामीर की भी करते हैं, और तामीर सेहत के हवाले से। पहले हमने आपको बताया था कि टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से प्राइवेट प्लेयर्स मैदान में आ रहे हैं, कितने हजार करोड़ रुपया आएगा। अब सरकारी एदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं, और सरकारी एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि महकमा सेहत की सेहत को ठीक करने के लिए और सेहत शोबे के अंदर मजीद तवन्नाई डालने के लिए जी जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए थे उन पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। 3 मेडिसिटियाँ जिनका क़याम वादी कश्मीर के अंदर होने जा रहा था वो बहुत जल्द शर्मंदे ताबीर होगा, और ये 3 मेडिसिटियाँ जो कश्मीर के अंदर बननी है, एक बेमिना श्रीनगर के अंदर कायम होगी, बनाई जाएगी, दूसरा सेमपोरा पुलवामा के अंदर होगा, और तीसरा ललहार काकपोरा के अंदर होगा। ये 3 सेंटर्स, मेडी सेंटर्स जो हैं, मेडिसिटीज़ जो हैं वो बनाने का मंसूबा सरकार के सामने था। और सरकारी ज़राया यानी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के जो सरबराह हैं और जो इदारे के ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि अलॉटमेंट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है, यानी ज़मीन के अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो मज़कूरा कंपनियां हैं जिन्होंने ये 3 मेडिसिटियां बनानी है उनकी तरफ से जो पैसा डिपॉजिट करना था इस सिलसिले में वो भी लगभग शुरू हो गया है। यानी उसमें मरहलावार तरीके से आपने पैसा जमा करना होता है, जिसके बाद फाइनल पोसेशन ज़मीन की आपके हाथ में होगी और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है और काम शुरू हो जाता है। तो उनका मानना है कि लगातार जी वो पैसा भी कहीं ना कहीं आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता करके काम शुरू होगा। अगर ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो इससे हमारी अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़कर 5000 बनेगी और फिर 10,000 के करीब MBBS सीटें भी इन 3 मेडिसिटियों की वजह से इजाफा होगा। सीधे श्रीनगर से तजम्मुल हमारे साथ है मजीद तफसीलात के लिए। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के ज़राया क्या कुछ आपको कह रहे हैं, कब कितना वक्त और लग सकता है इस पूरे मामले को मुकम्मल होने में और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तक आने में? बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। जम्मू कश्मीर में 2019 में उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये प्रपोजल जो है बिलाखिर 2022 में अब नजदीक आने लगा, क्योंकि उस वक्त जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसमें जम्मू कश्मीर के 3 अलग अलग जगहों पे, हालांकि हैरानकुन तौर पर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में 2 मेडसिटीज हॉस्पिटल बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा समझ से बाहर है और अनंतनाग या शोपियान के बजाय दोनों सिमपोरा और ललहार काकापोरा में 2 मेडसिटीज बनाने का माना जो है वो थोड़ा सा अभी अंडर डिस्कशन है। लेकिन अगर सरकारी जराये से बातचीत हुई मेरी, तो उनका कहना है कि जो लैंड है उसको ट्रांसफर किया जा चुका है, यानी जमीन अलॉट भी की गई है और इससे गालिबन आने वाले दिनों में जो है 1000 तलबा के लिए जो MBBS क्वालिफाई करते हैं उनके लिए सीटें जो है यहाँ से निकाली जाएंगी, जिस तरह से एम्स वगैरह में होती है। अब चूंकि मेडसिटीज का जो अपना कंसेप्ट है, इससे न सिर्फ मेडिकल इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्टर्स जो हैं बताया जाता है कि बाहर से आएंगे और पैसा खर्च करेंगे, और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में मजीद 5000 मरीजों के लिए, जो कि पहले ही शिकायत बहुत ज्यादा है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोबरा श्रीनगर, जहलम वैली कॉलेज, JLNM रैनावारी, SMHS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब ये जो अस्पताल है जो दावा किया जाता है कि ये बनने जा रहा है
और तकरीबन इसका पहला खाका जो है 30% जो जमीन अलॉट की गई है, कंपनीज को टेंडर दिए गए हैं, वो तकरीबन आखिरी मरहल में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इससे हमारे पास जहां 30 से 40 बेडेड आईसीयू फैसिलिटी हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल श्रीनगर में है, एसएमएचएस में है और बाकी जगहों में है, और इससे और बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा रोजगार, जिसमें आपका डेंटल, ऑर्थो, जिसमें आपका गैनी, जिसमें आपका आयुष यानी आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट हैं जिनके मुलाजमीन जो हैं, जिनके एक्सपर्टीज जो हैं, न सिर्फ मेडिकल बल्कि जो नीम तबी अमले जो हैं, उनको भी यहाँ पे रोजगार फराहम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इस वक्त मौजूदा गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जिस वक्त ये 2019 का प्रपोजल और प्रोजेक्ट आया, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो पीएसी की मीटिंग हुई उसमें इसको हरी झंडी दे दी, और आने वाले दिनों में हम श्रीनगर के बेमना इलाके में और इसके बाद ललहार, काकापोरा, सिमपोरा, पुलवामा में यानी 3 जगहों पर अलग अलग मकामात पर मेड सिटीज के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे लिए किसी हद तक बेरोजगारी को कम करेगा और किसी हद तक जो हमारे अस्पतालों पर बर्डन बहुत ज्यादा है उसको कंपनसेट करने की हर मुमकिन कोशिश बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत जल्द ये 3 मेडिसिटियाँ जो हैं वो वादी कश्मीर के अंदर काम करना शुरू करेंगी। 2019 में उस वक्त के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी सरबराही उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब कर रहे थे, उन्होंने इसको पॉलिसी विजन के तौर पर मंजूरी दी थी, और 2019 के बाद 2022 आते आते अब खबर यह है कि जनाब इस पर बहुत जल्द काम शुरू हो सकता है। अब जनाब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात अग्निवीरों की भी आपको बताएंगे क्योंकि मामला अदालत की नज़र में भी चला गया और देखना है कि अदालत वहाँ पर क्या कुछ करने जा रही है। जी आसिफ। बिल्कुल, अग्निपथ स्कीम के हवाले से एक अहम खबर आपको बताते हैं, अपडेट भी इसमें मिल रहा है। थोड़ी देर बाद अदालत उज़्मा में जब कामकाज शुरू होगा तो सबसे पहले इस मामले पर समाअत होगी, क्योंकि अग्निपथ स्कीम जब से सरकार ने मुतारिफ कराई तो इस पर काफ़ी तशद्दुद भड़का, कई लोगों ने गिरफ्तारियां दी, एहतजाज, पत्थरबाजी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन अब अदालत में स्कीम के खिलाफ जो 3 अर्जियां दायर की गई हैं, आज इस पर समाअत होने जा रही है और इन दरख्वास्तों में इस स्कीम को रोकने का मुतालबा किया गया है। फौज में 4 साल तक भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पर पार्लियामेंट में तनाज़ा भी जारी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले पर समाअत होगी, जहां हंगामे के आसार आज दूसरे दिन भी ऐवान के अंदर नजर आ रहे हैं। वहीं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जियां दायर की गई हैं, जिनमें स्कीम पर फिलहाल रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी गुजारों का ये भी मुतालबा है कि स्कीम को उन लोगों पर लागू ना किया जाए जो फौज में मुलाजमत हासिल करने के लिए पहले ही दरख्वास्तें पेश कर चुके हैं, यानी सारे के सारे लोगों को आप इसी स्कीम के तहत भर्ती करेंगे, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। इस मामले में मरकजी हुकूमत ने एक जो है क्यूबिट भी दाखिल किया है, एफिडेविट दिया है, जिसमें अपील की गई है कि उसका मौक़िफ़ सुने बगैर कोई हुक्म ना सुनाया जाए। यानी हुकूमत भी मुतालबा कर रही है, एक तरफ स्कीम को रोकने की बात कही जा रही है अर्जी गुजारों की तरफ से, 3 दरख्वास्तें हैं, तो हुकूमत ने कहा है कि उसे अपना मौक़िफ़ रखने का आज मौका दिया जाए, मुतालबा किया गया है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पर जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना की 3 रुकनी जो बेंच है वो समाअत करेगी। ताहम अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है, तीनों अफवाज ने इस पर काम शुरू किया है। अदालत में आज ज़ेरे समाअत 3 अर्जियां हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा और रविंदर सिंह शेखावत की तरफ से दायर की गई हैं। तीनों की मांग है कि स्कीम को फिलहाल एक तो रोका जाए जो मुतारिफ कराई गई थी पिछले महीने, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ, और दूसरा ये कि ऑलरेडी जिनने अप्लाई किया है, जो आर्मी में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जाते हैं या हमेशा के लिए अप्लाई करके फौज में अपना मुस्तकबिल देते हैं, भारतीय फौज में अपनी खिदमत अंजाम देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी इसी दायरे में लाकर खड़ा कर दिया, उनको भी वहां से फॉर्म्स कैंसिल करके, वो भर्तियां कैंसिल करके आप अग्निवीर कहलाते हुए अग्निपथ स्कीम के तहत ही इन सभी को लोगों को ला रहे हैं। तो इस पर भी नजरसानी की जानी चाहिए। तो मनोहर लाल शर्मा जो है, जो अर्जी 3 अलग अलग गई हैं, इनमें से एक अर्जी गुजार मनोहर लाल शर्मा भी हैं, उन्होंने स्कीम को सिरे से खारिज करने, मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से मुल्क के नौजवानों तक पहुंचाया गया, और जो पहले ऑलरेडी 10-10, 8-8, 6-6 सालों तक भर्ती के इन कवायद का हिस्सा बनने के लिए कोशिशें कर रहे थे, मेहनत चल रही थी, लेकिन अचानक से उनको भी इसी सर्कल में लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने भी मांग की है कि आज उसने एफिडेविट चूंकि पेश कर दिया है, तो आज हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सुना जाएगा, जिसके बाद हो सकता है आज हतमी फैसला हो जाए। लेकिन जब मामला अदालत के अंदर है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसके साथ
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सरकारों ने, रियासती हुकूमतों ने नौजवानों को आगे कैसे उनका मुस्तकबिल रहेगा उस पर यकीन दहानी कराई है। लेकिन साथ साथ भर्ती का आगाज और रजिस्ट्रेशन भी चल रही है और बेदारी प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं सितंबर के महीने में, जहां पर 17 से 30 सितंबर तक भर्ती का ये जो अमल है वो आगे चला जाएगा। चलिए जनाब, यहाँ पर वक्त हो गया जी ब्रेक का, क्योंकि 9:30 का वक्त हो रहा है। इसके फ़ौरन बाद हम आखिरी पड़ाव पर आएंगे। चंद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि नमाज के मामले को लेकर लखनऊ में जो हंगामा था, उस हंगामे के बीच क्या कुछ सामने आया, कौन लोग नमाज पढ़ रहे थे, इस पर आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे। फिर नूपुर शर्मा का मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। शेयर मार्केट सऊदी अरब तक पहुंच गया, वहां के शेयर मार्केट का हाल भी आपको बताएंगे और फिर फटाफट से आपकी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से आपके साथ हम कलाम भी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर फिर होंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ दें।